नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद। नमस्कार जी, जय हिंद। सूद साहब, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे फ्रांस की और थोड़ा सा ब्रिटेन की। फ्रांस में जो संसदीय चुनाव हुए हैं, उनके जो रिजल्ट आए हैं, मतलब जिस तरह से एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया वैसा ही हुआ है। और वहां वामपंथी दल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। दूसरा नंबर एमेनुअल मैक्रों, जो वहां के इस वक्त प्रेसिडेंट है, उनकी पार्टी। और तीसरा एक वहां की जो एक्सट्रीम, जो फार राइट, जो वामपंथी पार्टी है, उसको। तो जो 577 जो सीटें हैं उसमें से जो वामपंथी गठबंधन है उसको 182, मैक्रो के गठबंधन को 168, और एक पार्टी और है जिसको दक्षिणपंथी रेसेम्बलेंट नेशनल और उसके सहयोगियों को 143 सीटें मिली हैं। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि इस घटना के बाद, इस मतलब इन चुनावों के नतीजों के बाद फ्रांस में भयंकर हिंसा हो गई है, दंगे भड़क उठे हैं। सूद साहब, ये जो हिंसा है फ्रांस में हमको पहले भी देखने को मिली है। वहां पर इस्लामिस्ट की ओर से जो हिंसा हुई है, बना आपने देखा होगा, शार्ली एब्दो एक मैगजीन थी, उसके दफ्तर में घुस गए थे, चाकू मार दिया था। इस तरह की घटनाएं फ्रांस में। ये चुनाव है, ये चुनाव के रिजल्ट के बाद इस तरह का हो जाना, इस तरह से वायलेंट हो जाना, ये क्या है? इसके पीछे कौन है सूद साहब? देखिए जी, इस्लामिस्ट है, नो डाउट, जी। वही दंगे करते हैं। इंडिया के अंदर भी जो लेफ्टिस्ट हैं, जो आपके इस्लामिस्ट, वो दंगे करते हैं। लेकिन आज वजह की बात यह है कि वेस्ट में दंगे हो रहे हैं। और जो वेस्ट था, पहले इंडिया को एक गाइडेंस दिया करता था दंगों के ऊपर, कि आप, और मुसलमानों के ऊपर, और ये बड़ी अपीसमेंट करते थे मुसलमानों की। अगर इंडिया में कोई इंसिडेंट होती थी तो ये बड़ा शोर मचाते थे। और अब बात भुगत रहे हैं ये। फ्रांस के अंदर जो कम्युनिस्ट हैं, नंबर 1 पे आ गए। कम्युनिस्टों के साथ, लेफ्टिस्ट के साथ, आपके इस्लामिस्ट भी उनके साथ हैं, तो वो भी ऊपर आ गए। और जो मैक्रोन की पार्टी है नंबर 1 पे रह गई, जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि राइटिस्ट नंबर 1 पे आएंगे, इस्लामिस्ट नंबर 2 पे आएंगे, और जो मैक्रोन की पार्टी है वो नंबर, जो मिडिल पाथ में है, वो नंबर 3 पे आएगी। लेकिन अब जो फाइनल रिजल्ट आए उसके हिसाब से लेफ्टिस्ट नंबर 1 पे आए, और ये बर्बाद कर देंगे फ्रांस को भी, क्योंकि इनका एजेंडा ही वो है। देखिए, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम, आपके इस्लामिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं, वो पहले वेस्ट बंगाल में रूल करते थे, और इन्होंने इंडिया को ही बर्बाद किया। बहुत कोशिश की इंडिया जी। को बर्बाद करने की। और जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी उसके सहयोगी थे, और तब भी इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया इन्होंने। हमारे बहुत सी कंट्री के साथ रिलेशन खराब किए। लेकिन अब फ्रांस भुगत रहा है इनको। और फ्रांस के अंदर देखिए, पहले भी जैसे दंगे होते रहे, और मैक्रोन ने बड़ी कोशिश की इनको वहां से निकालने की, क्योंकि फ्रांस के अंदर इस टाइम पे शायद 9% मुसलमान हो चुके हैं। और फ्रांस पूरे अफ्रीका में रूल करता था। जैसे आपका एशिया में रूल था ब्रिटेन का, तो फ्रांस का रूल था अफ्रीका के अंदर। और वहां से रूल करने के बाद बहुत से अफ्रीकन को इन्होंने अपनी कंट्री में पनाह दी, और बहुत से मुसलमान आ गए इनके वहाँ पे, और बहुत से जो सीरिया से लोग हैं वो भी आ गए। फ्रांस ने पिछले कुछ सालों में अपनी पॉलिसी को चेंज किया था कि यहाँ पे कोई मुस्लिम ना आए, लेकिन मुझे लगता है कुछ देर हो चुकी है। और जिस तरीके से फ्रांस के अंदर हालात चल रहे हैं, मैक्रोन को बड़ी मुश्किल होगी। और मैक्रोन ने भी नाटो की मीटिंग अटेंड करने जाना है यूएस के अंदर, और इस टाइम पे अपनी कंट्री के अंदर फंसे हुए। देखिए, इस्लामिस्ट का यही काम है। और देखिए, एक इनका इस्लामिस्ट गुरु था जो सऊदी का था, उसने एक वीडियो जारी किया था। उसने कहा, गलती आपकी है, हमारी कंट्री का जो कूड़ा है वो अपनी कंट्री में ले लेते हो, तो हमारी कंट्री में तो ये रह नहीं पाते, वहां पे इनको पता है कि कुछ करेंगे तो इनको फांसी लगा देंगे। और जब हमारी कंट्री छोड़ के जाते तुम इनको एक्सेप्ट कर लेते हो ओपन आर्म से, तो तुम्हारी कंट्री में तो वही करेंगे जो हमारी कंट्री में करना चाहते थे, यानी कि वहां पे दंगे करेंगे। देखिए, इसी तरीके से जर्मनी में प्रॉब्लम है। जर्मनी में भी जो इस्लामिस्ट हैं वो परेशान कर रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ने लग जाते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर इंसिडेंट हुई थी नमाज पढ़ने की, जब पुलिस वाले ने इनके ऊपर लाते घूसे मारे थे, उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इस्लाम के अंदर सड़क पे नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। लेकिन जब ये यूरोप में जाते हैं तो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, और वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के इशू उठा लेते हैं। तो सेम बात हो रही थी जर्मनी में, और सेम ए सिचुएशन आ रही है ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे इस टाइम पे लेबर पार्टी आ गई है, और लेबर पार्टी में बहुत से मुस्लिम आ गए हैं। साथ में बर्मिंघम एक जगह है जहाँ पे 5, वहाँ पे एक जो पैलेस्टाइन के सपोर्टर थे वो मुस्लिम जीत के आ गए लेबर पार्टी को हरा करके।
तो पूरे यूरोप में मुझे लगता है कि एक हवा चलने लग गई है इस्लामिस्ट की, और अगर यूरोप अपना जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। और अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस तो जल रहा है और जलेगा, लेकिन फ्रांस मैक्रोन के अंदर वो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी चीजें कर रहा था कि मुस्लिम को कंट्रोल करने की बात कर रहा था। अगर वहां पे राइटिस्ट आ जाते तो इन पे कंट्रोल हो जाता। अगर आपको याद हो कि जब कोविड आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर तो इटली में कैसे फैला था, क्योंकि इटली उस टाइम पे चाइना के क्लोज था और वहां के जो कम्युनिस्टों की वजह से वो चाइना के क्लोज आ गया था। और वहां पे जो चाइनीज इटली के अंदर गए तो वहां कहते थे वी आर चाइनीज बट वी आर नॉट अनटचेबल्स, तो लोगों ने उनको गले लगाया और तब वहां पे कोविड फैल गया। तो इटली बड़ी मुश्किल से वहां से निकला है। और जो मेलोनी आई है इटली के अंदर, जो पावर में आई है, वो एंटी कम्युनिस्ट हैं और इसलिए मोदी को पसंद करती हैं, मोदी के साथ चलती हैं, दोनों की पॉलिसी सेम है, यानी कि देश का भला करो और इस्लामिस्ट से दूर रहो। तो मुझे लगता है कि जो आज इलेक्शन के रिजल्ट आए फ्रांस के अंदर, इसकी वजह से इस्लामिस्ट फोर्सेस या कम्युनिस्ट वहां पे पावर के नजदीक पहुंच गई हैं। लेकिन बात यह है कि वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, तो मैक्रोन वहां के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगी फ्रांस के अंदर इस्लामिस्ट के द्वारा और मुस्लिम्स के द्वारा। बिल्कुल, लेकिन इससे तो सर फ्रांस बहुत कमजोर हो जाएगा। मतलब इस तरह से तो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, बल्कि वो कमजोर पड़ा ही है। तो अच्छा, एक चीज और मैं मेरी समझ में थोड़ा सा ये आ रहा है कि जैसे फ्रांस जो है वो नाटो को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था, अमेरिका के उस तरह से करीब, मतलब थोड़ा सा खटास थी रिश्तों में या खिंचाव था कह सकते हैं। तो क्या कोई इसके पीछे सीआईए वाला भी एलिमेंट है क्या? देखिए ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीआईए इनके यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि आपस में डिफरेंसेस काफी डीप हो जाते हैं। देखिए फ्रांस और मतलब आप देखिए अब वैसे देखा जाए तो जैसे रशिया का ब्लॉक टूटा था, सीटो ब्लॉक टूटा था, तो नाटो की तो जरूरत नहीं थी और नाटो को इन्होंने सस्टेन करके सिर्फ रशिया यूक्रेन वार ही कराया। जब दूसरा ब्लॉक टूट गया तो आपको क्या जरूरत है नाटो की? और देखिए ट्रंप ने तो वैसे भी कह दिया कि अगर वो पावर में आएंगे तो नाटो को डिसॉल्व कर देंगे, और वैसे भी कह दिया कि रशिया यूक्रेन वार को खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप कुछ दिन की वेट कीजिएगा, ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप के आने के बाद कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। नाटो को या तो डिसबैंड कर दिया जाएगा या इसको वीक कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना पैसा खर्चना इस टाइम पे डिफेंस के ऊपर मुझे लगता है कि एसेंशियल है। और ये जो लोग यहाँ पे इस टाइम पे नाटो की बात करते हैं या इस्लामिस्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो यूएस बैठा है या जो बाइडेन है, कमजोर प्रेसिडेंट है, और वहाँ पे इस्लामिस्ट जो ओबामा के कंट्रोल में, वो वहाँ पे इस टाइम पे ऊपर आ गए। और अगर अमेरिका कुछ एंटी इस्लामिक स्टेप्स लेता है तो सारा यूरोप स्टेप्स लेगा, उसी को फॉलो करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है वर्ल्ड को बचाना, क्योंकि आप देखिए गल्फ के अंदर जितने भी इस्लामिस्ट हैं वो तो अंडर कंट्रोल है, वहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाते। वहाँ पे ना तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, ना वहाँ पे कोई पर्चे बांटे जाते हैं। सऊदी जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्री है, वो अपने आप को रिफॉर्म की तरफ लेके जा रहा है, और इसी की वजह से यूएई के अंदर भी सिचुएशन चल रही है। तो गल्फ तो सुधर रहा है, लेकिन गल्फ की वजह बदले यहाँ पे भी जो बिगाड़ आ रहा है वो आ रहा है वेस्ट के अंदर या अमेरिका के अंदर। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का आना इस टाइम पे जरूरी है, जबकि मैं नहीं समझता कि ट्रंप कोई अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। लेकिन फिर भी ट्रंप जो बाइडेन से तो 1000 टाइम्स बेटर है, और वहां पे वो आकर के एक स्ट्रांग एक्शन तो लेंगे, क्योंकि उनकी कुछ स्ट्रांग पॉलिसीज हैं, चाइना को काउंटर करना और इस्लामिस्ट को काउंटर करना। और दूसरी तरफ तीसरा जो उनका स्टेप है कि हम चाइना जो रशिया यूक्रेन वार को खत्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रंप बहुत हद तक जो सिचुएशन है वर्ल्ड की उसको कंट्रोल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, और यही इसी वजह से यूरोप भी सुधर जाएगा, या यूरोप के अंदर जो इस टाइम पे इस्लामिस्ट चल रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज भी वर्ल्ड के अंदर। देखिए आप अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी इस्लामिस्ट से दूर रहना चाहता है, लेकिन रशिया को ये डर लगता है कि जितनी भी उसकी रशियन रिपब्लिक्स है ज्यादातर कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उनको इसी चीज का डर रहता है कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो रशिया इसलिए कंसर्न था कि आज तालिबान की गवर्नमेंट आई है, और अगर इनके इसने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे बाकी जितनी रिपब्लिक कंट्री हो, तो वहां पे हो सकता है कि एक मुस्लिम का एक जुट बन जाए रशिया को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन इसमें भी ये जो अभी जो नतीजे आए हैं इनको देखकर तो ये लग रहा है कि मैक्रो जो है ना वो किंग मेकर की भूमिका में निभा सकते हैं। वो सेकंड नंबर पर देखिए उनकी पार्टी आई है।
देखिए वो और बात नहीं है पांडे साहब, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो भी बनेगा, लेकिन मैक्रोन प्रेसिडेंट रहेंगे, उनको तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब जैसे आप ब्रिटेन की बात कर लीजिएगा, ब्रिटेन में दोबारा से इस टाइम पे लेबर पार्टी आ गई 14 साल के बाद। इससे इंडिया के अंदर कुछ घंटियां बजनी शुरू हो गई, क्योंकि लेबर पार्टी हमेशा एंटी इंडिया रही है, उसका एजेंडा इंडिया को टारगेट करने का रहा है। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, हिंदुस्तान को गालियां दिया करते थे, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे हमारे लीडर्स के खिलाफ। और अब पिछले कुछ सालों में सिचुएशन चेंज हुई है, स्पेशली चेंज हुई है जब मोदी पीएम मोदी आए हैं। पीएम मोदी की जो पहली विजिट थी, जब गए थे ब्रिटेन के अंदर, वहां पे एक मतलब जो जितनी भी कंट्रीज हैं जो ब्रिटेन के अंदर आती हैं, उनकी एक मीटिंग थी जहां पे ब्रिटेन ने रूल किया, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो उस टाइम पे जब पीएम मोदी गए तो उनको स्पेशल सैल्यूट दिया गया, तिरंगे का सैल्यूट दिया गया एयरक्राफ्ट के द्वारा, और उनको बड़ी गाड़ी दी गई घूमने के लिए। और स्पेशली वहां पे क्वीन ने उनको इनवाइट किया, क्योंकि उस टाइम पे उनको जरूरत थी कि इंडिया से डील करें। इंडिया उनसे कुछ प्लेन लेना चाहता था, कुछ एम्यूनिशन लेना चाहता था, वो डील भी साइन की गई। और आज भी ब्रिटेन इंडिया पे डिपेंडेंट है। ब्रिटेन की जो इस टाइम पे इकोनॉमी है डाउनवर्ड है, और इनके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पावर में आते कह दिया कि हम अपनी पुरानी पॉलिसी कश्मीर को छोड़ रहे हैं, हमारी होगी नई पॉलिसी। यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है कश्मीर का, वो दोनों बैठ के रिजॉल्व करें। अदरवाइज पहले कहते थे कि कश्मीर का इशू वो यूएन के अंदर रिजॉल्व किया जाए। तो ये जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी इसलिए दिया कि उनको जरूरत है इंडिया की, और दिखता है इंडिया एक बड़ी पावर है और इंडिया उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सकती है, और इंडिया से उनको बिजनेस मिलेगा। इसलिए उन्होंने आजकल जो वर्ड देखा जाता है वो देखा जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से, कहाँ से ट्रेड मिलेगी, कहाँ से बिजनेस होगा। अगर आपको याद होगा कि कतर में हमारे 8 आर्मी के नेवी के सोल्जर्स पकड़े गए थे, उनके ऊपर इन्होंने चार्ज लगा दिया था कि इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे स्पाइंग कर रहे हैं। तो पीएम मोदी के कहने पे या हमारे फॉरेन मिनिस्टर के इंटरवेंशन पे उन्होंने छोड़ दिया, फांसी की सजा माफ कर दी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को देख करके। फिर उसके बाद एक डील की गई कतर और इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से इंडिया उनसे पिछले अगले 20 साल तक गैस लेगा। तो हर एक कंट्री आजकल देखती है उसके क्या इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, उसी को देख करके इंडिया के साथ चलते हैं। आज इंडिया की पावर होने की वजह से या इंडिया की इकोनॉमी बड़ी होने की वजह से लोग इंडिया के साथ मिल के रहना चाहते हैं और इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए इंडिया को इन चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ना तो ब्रिटेन, ना फ्रांस, ना कोई और कंट्री टारगेट करेगी, ना करना चाहती है। जो कंट्री इंडिया को टारगेट कर रही है, जैसे कनाडा जैसी, वो आप ही बर्बाद हो रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर के पास 35 साल पुराना प्लेन है जो बार बार खराब हो जाता है। नहीं तो सर, ये जो जैसे में ब्रिटेन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में जैसे कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो अक्षरधाम मंदिर गए, वहां उन्होंने पूजा की, और ये भी खबरें चल रही हैं कि वो हिंदुओं के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और ये भी है कि उन्होंने कश्मीर पर उनका जो स्टैंड बदला है भारत के फेवर में एक तरह से। तो क्या भारत को इस चीज से बहुत जल्दी खुश हो जाना चाहिए? ये क्योंकि ये इन्होंने क्योंकि जो वामपंथी हैं, बेसिकली ये वामपंथी हैं, तो इन्होंने क्या तत्कालिक लाभ के लिए भारत से हाथ मिलाया है, भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं? इनकी फितरत वही है? क्या इन्होंने सिर्फ अपने को संभालने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अपना रंग बदला है? आखिर क्या है? देखिए आजकल पांडे साहब जो मेन चीज है वो है बिजनेस, कि आपको कहां से बिजनेस मिलेगा। क्योंकि जब बिजनेस मिलेगा तभी आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट का कंट्रोल किया जाएगा, आपकी इकोनॉमिक डेवलप होगी। ब्रिटेन इस टाइम पे काफी इन चीजों से डील कर रहा है, भुगत भी रहा है। तो इंडिया से बिजनेस इंटरेस्ट को देख करके इंडिया के साथ रिलेशन है। जो भी कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन डेवलप करना चाहती है, हमारे इंटरेस्ट को देख के, अपने इंटरेस्ट को देख करके। तो ये इनकी जो पॉलिसी में चेंज है वो इसीलिए कि इंडिया से बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी एफटीए का एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है, और जुलाई के अंदर मुझे लगता है कि इनकी टीम आएगी इंडिया के अंदर ब्रिटेन से, एफटीए के जो एग्रीमेंट है उसको फाइनल शेप देने के लिए। और अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि मंदिर गए हैं। देखिए मैं जब ब्रिटेन में था ना, तो क्या था कि वहां पे बहुत से जो पार्टी एमपी थे इनके, वो सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को। तो उस टाइम पे हरदीप पुरी भी वहां पे थे, नंबर 2 पे थे, ये डिप्टी हाई कमिश्नर थे। तो वहां पे एक प्लान बनाई गई कि क्यों ना इन एमपी से कांटेक्ट किया जाए। तो इन जितने भी एमपी थे उनके साथ हमारी टीम बात करती थी मिशन की। और जैसे एक एमपी से मिले, हमने कहा जी आप क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो?
वो कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपल्शन है क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 20,000 मुसलमान हैं। तो उनको बताया गया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 20,000 मुसलमान तो हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 40,000 हिंदू हैं। क्या आप उनको बोल दें कि आपको वोट ना दें? तो ये जो सारी कैलकुलेशन करके सबको बताई गई और ये काम स्टार्ट किया गया था डोवाल साहब, क्योंकि मेरे से पहले डोवाल साहब वहाँ पे थे एज मिनिस्टर, इंडियन हाई कमीशन लंदन के अंदर। तो ये सारी डिटेल उन्होंने तब कंपाइल की थी और बाद में एक टीम जाकर के हर एक एमपी को बताती थी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10,000 मुसलमान है तो वहाँ पे 25,000 हिंदू भी हैं। तो आज इसीलिए अक्षरधाम मंदिर गए हैं ये, क्योंकि इससे पहले ऋषि सुनोक वो भी एक मंदिर में गए थे, गद्दी छोड़ने से पहले भी गए थे। तो एक वहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि यहाँ पे हिंदू हैं जो आपको वोट तब देंगे जब आप उनके साथ मिलकर रहेंगे। अगर आप उनको हेट करेंगे तो हो सकता है कि हिंदू आपका साथ छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी पार्टी को वोट दिया, चाहे कंजर्वेटिव को, चाहे उन्होंने लिबरल पार्टी को वोट दिया, वो अपनी मर्जी से वोट दिया है। लेकिन अब अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता है या जब भी कोई पार्ट टाइम इलेक्शंस होंगे तो ज़रूर इनका इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, मैं जब वहाँ पे था लंदन में, तो लंदन का जो मेयर था वो था पाकिस्तानी ओरिजिन का था। तो उस टाइम पे हमारी एम्बेसी के ऊपर कई बार अटैक किया गया और बाद में जो वो पाकिस्तानी था वो गे भी था। तो उसके बाद उसको हमने इन्वॉल्व करा दिया था केस के अंदर और फंस गया था वो। तो उसके बाद नेचुरली बात है, देखिए वहाँ पे चाहे इंटेलिजेंस के लोगों ये काम तो कराना पड़ता है ना, तो उसको हमने एक्सपोज करा दिया कि ये तो गे है और तब उसको वहाँ का गवर्नर हटाया गया लंदन का। तब हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक होने बंद हो गए। मैं बात कर रहा हूँ 1997 से लेकर 2000 तक। लेकिन उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन आज जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग एक्शन लेती है। तो इसलिए कोई भी अगर इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा या वहाँ पे कोई वायलेंस होगी तो गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले लेती है। इससे जो दूसरी कंट्री उन पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, उन पे प्रेशर भी पड़ता है। तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, इसकी वजह से हमारी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर, और फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और हम स्ट्रांग एक्शन भी लेते हैं। तो इसलिए चाहे वहाँ पे लेबर पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, वो इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बाद से पहले 4 बार सोचेगी। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन की इकोनॉमी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, वहाँ के जो डिफेंस की जो आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा है वहाँ पे टूरिज्म को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग। यूरोप के अंदर टूरिज्म बढ़ा हुआ है। मैंने फ्रांस में गया था तो फ्रांस के अंदर लाइनें लगी रहती हैं उनके महल देखने के लिए। फिर इसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर भी आपके टूरिस्ट घूमते रहते हैं, वहाँ बसें, स्पेशल टूरिस्ट बसें चलती रहती हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ, यानी कि बस में चढ़िए उतर जाइए। लाल रंग की बसें होती हैं, टूरिस्ट बसें होती हैं, आप टिकट ले लीजिए, सुबह से शाम तक आप घूमते रहिए, सारी जगह देख लीजिएगा। तो टूरिज्म और डिफेंस के लिए इनको डिपेंड करना पड़ता है इंडिया जैसी कंट्री पे जो परचेजेस करती है, क्योंकि बड़ी कंट्री है, हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छे रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वही आपका कहना ये है कि वैसे तो आजकल, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक रिलेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, और ताकतवर जो देश भारत इस वक्त, जो कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और ये चीज़ ब्रिटेन भी देख रहा है और वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और इसीलिए शायद ब्रिटेन जो है भारत के साथ रिलेशन ठीक करना चाहता है अपने साथ। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ऋषि सुनक नहीं कर पाए, शायद वो अब हो जाए। और दूसरी तरफ जो फ्रांस में चल रहा है, वो फ्रांस का मामला भी अभी 1-2 दिन में और क्या उसमें डेवलपमेंट होता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सूद साहब हमसे जुड़े। लेकिन नहीं, मैं पांडे साहब एक और आपको बात बताऊंगा कि पहले जो था ना 1971 वॉर हुआ था तो फ्रांस पाकिस्तान के साथ था। लेकिन 80s में इंदिरा गांधी के टाइम में एक हमारे पास डील आई किसी मिडिल मैन से, वो हमने इंदिरा गांधी को फॉरवर्ड की। एक्चुअली आई थी इंटेलिजेंस के पास, तो वो इंदिरा गांधी को फॉरवर्ड की कि वो कहते हैं कि आप 12 इनके मिराज प्लेन ले लो और फ्रांस आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में सपोर्ट करेगा। तो इंदिरा गांधी ने 12 मिराज के प्लेन लिए थे, अच्छे प्लेन भी थे, कोई कमीशन नहीं ली, या बीच में कोई हिस्सा तो लिया नहीं इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ऐसी डील नहीं करती थी। तो उसके बाद वो डील के बाद फ्रांस तब से इंडिया को सपोर्ट करता है। उसके बाद इंडिया ने उनके साथ बहुत सी डील्स की हैं, उनसे सबमरीन्स भी लिए हैं, उनसे बहुत से इक्विपमेंट भी लेते रहते हैं। देखिए, जब पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने 36 रफाल लिए थे फ्रांस से, और अभी हम फिर 26 रफाल एम जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए,
उसकी डील फाइनलाइज कर दी है और वो इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी। साथ में हम फ्रांस के साथ सबमरीन की डील भी कर रहे हैं। तो फ्रांस इसीलिए इंडिया का दोस्त है और तब से फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया, क्योंकि फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर भी है और एक परमानेंट मेंबर भी है यूएन का। तो उसकी वजह से इंडिया को रशिया के साथ फ्रांस की हमेशा सपोर्ट रही है। जब इंडिया ने बम ब्लास्ट किया था तो यूएस ने हमारे पे सैंक्शन लगाने की बात की, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया था। तो फ्रांस इसलिए इंडिया को इंपॉर्टेंस देता है कि वो इंडिया को सामान बेचता है और पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है सामान खरीदने का। तो सारे के सारे जो वर्ल्ड के अंदर जो रिलेशन चलते हैं वो इसी बेस पे चलते हैं, इकोनॉमिक के ऊपर। आज हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी, आप देखिए बहुत सी कंट्रीज आजकल क्या कर रही हैं कि वीजा फ्री, इंडियंस को वीजा फ्री, क्योंकि इंडियंस आज टूरिस्ट बन के जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो इससे उनका पैसा भी जनरेट होता है। तो इसलिए इंडिया को भी पसंद करते हैं और इंडियंस को पसंद करते हैं, हमारी इकोनॉमी को देख करके, हमारी गवर्नमेंट की पावर को देख करके। बिल्कुल ठीक है। और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, और फ्रांस ने, जैसा कि आपने बताया, कि 1971 वॉर के टाइम पर भी भारत का साथ दिया था, यही कहा तब पाकिस्तान उस टाइम पे पाकिस्तान का साथ सॉरी, दिया था। पाकिस्तान का साथ दिया, हाँ पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन उसके बाद से स्थितियां इतनी बदल गई हैं, काफी पानी बह चुका है और अब दोनों देश काफी करीब हैं। इसलिए जो एक और फ्रांस में एक जो और जी एक और बता दूं बात कि अभी पाकिस्तान के पास मिराज प्लेन्स भी हैं कुछ, इनके पास जो सबमरीन्स है वो भी फ्रांस ओरिजिन के, और उनको अपडेट कराना था। तो फ्रांस ने इनकी जो सबमरीन्स हैं उनकी बैटरीज को अपडेट कराने के लिए मना कर दिया। जो प्लेन्स हैं पाकिस्तान के पास, जो फ्रेंच प्लेन्स हैं, उनको भी अपडेट कराने से मना कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि इंडिया से नाराज हो जाएगा। तो एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी जी, बहुत सारे पहलू हैं, हम इस पर बात करेंगे। फ्रांस का घटनाक्रम बड़ा ताजा है, फिलहाल तो वहां पर हिंसा है और जो वीडियोस आ रहे हैं वो बड़े डरावने हैं। देखते हैं कब तक हालात काबू में आते हैं, और फ्रांस में जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद फिर हम एक बार आपसे बातचीत करेंगे। और ब्रिटेन के घटनाक्रम पर भी आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।